वहाँ के सभी लोग खेती किया करते थे। सबका जीवन खेती पर ही निर्भर करता था। उस गांव में प्रेमचंद नाम का जमींदार रहता था, जिसके पास बहुत सारी जमीन थी। वह अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास एक बड़ा सा घर और बहुत सारे नौकर चाकर थे। धन दौलत की उससे कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का बड़ा ही घमंड था। और प्रेमचंद बहुत बड़ा कंजूस भी था। एक दिन उसके घर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आता है। मालिक, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मालिक। आप तो बड़े ही धनवान हो, प्रभु के कृपा से आपके पास सब कुछ है। इस गरीब की थोड़ी मदद कर दीजिए मालिक, बड़ी कृपा होगी। अरे हट यहाँ से, दूर रहकर बात कर, मेरे पास भी मत आना, नहीं तो मुझे नहाना पड़ेगा। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अमीर आदमी देखा नहीं कि भीख मांगना शुरू। अरे खुद से कमाओ और खाओ ना। तभी वहां पर प्रेमचंद की पत्नी लता आ जाती है। आप यही रुकिए बाबा, मैं अभी आई। प्रेमचंद लता के पीछे जाता है और उसे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, द्वार पर भिक्षुक आया है, उसे खाना दे रही हूँ। भूखा है बेचारा। कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप अपने कमरे में निकल जाओ। ये सब धन दौलत मेरी है। मैंने ये ऐसे भूखे नंगे को बांटने के लिए नहीं कमाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने पैसे तो नहीं मांगे, खाना ही तो मांग रहा है। एक वक्त का खाना दे दोगे तो कौन सा तुम्हारा धन खत्म हो जाएगा। अरे इस खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, फुकट में कुछ नहीं मिलता। मैं तो एक गिलास पानी भी ना दूं, तुम खाने की बात कर रही हो। कभी तो कोई पुण्य कर लिया करो। किसी का पेट भरोगे तो वो तुम्हें दुआ ही देकर जाएगा ना। अरे मुझे ऐसे भिखारी की दुआ नहीं चाहिए। तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, अंदर जाओ। अरे लेकिन वह बाबा राह देख रहे होंगे। उसे मैं संभाल लूंगा, तुम अंदर जाओ। लता अपने कमरे में चली जाती है। प्रेमचंद बाहर आकर उस भिखारी से कहता है, तुम अब तक यही खड़े हो गए नहीं? मालिक, वो खाना, मालकिन खाना लेने गई है ना। अभी खाना नहीं बना है, तुम दोपहर आ जाना। अभी जाओ यहाँ से। वह भिखारी वहां से चला जाता है और दोपहर में फिर से आता है और प्रेमचंद उसे कहता है, क्या है भाई, तुम फिर से आ गए? मालिक, आपने तो बोला था दोपहर में आ जाना। अभी खाना दे दो मालिक, घर में पत्नी बीमार है, उसे खाने बहुत जरूरत है। मालिक, थोड़ा सा ही दे दो, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी के लिए दे दो। थोड़ा जल्दी आना चाहिए था फिर तो। अभी खाना खत्म हो चुका है, रात में आना। अभी जाओ यहाँ से। वह भिखारी निराश होकर फिर से चला जाता है और शाम होने की राह देखता है। कब शाम होगी और कब खाना मिलेगा। मालिक ने शाम को बुलाया है, जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो मालिक फिर से कहेंगे कि देरी से क्यों आया। चंदा, तुम चिंता मत करो, शाम होने वाली है, थोड़ी देर की ही बात है। मालिक खाना देने वाले हैं। और राजू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। जी, वो काम की तलाश में गया है। वह बेचारा भी क्या करे, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। घर में अन्न का दाना तक नहीं है। बेचारा दिन रात काम की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। बोल रहा था कि आज एक मालिक ने उसे बुलाया है और उसे काम देने वाले हैं। भगवान करे आज उसे काम मिल जाए। हाँ चंदा, तुम सही कह रही हो, तुम चिंता मत करो चंदा, उसे काम जरूर मिल जाएगा। फिर हमारी मुसीबत भी कम हो जाएगी। ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। फिर मुझे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाम होने के बाद फिर प्रेमचंद के यहाँ पहुँच जाता है। कहता है,
मालिक, कृपा कर अब तो खाना दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा मालिक। अरे तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? बार बार आ जाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हें कोई खाना नहीं देना? बेशर्म कहीं का। अब निकल यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखना भी मत। वह बाबा बहुत ही निराश हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। सोचता है, घर जाकर चंदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? वह बेचारी तो खाने का इंतजार कर रही होगी। मेरी ही गलती है, मैं उसे खाने की आस लगाकर आ गया। लेकिन मुझे क्या पता था मालिक मना कर देंगे। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? इस आदमी के पास इतना धन, इतनी संपत्ति होने के बावजूद ये एक आदमी का पेट नहीं भर सकता। इतनी संपत्ति और धन किस काम का? हे प्रभु, मुझे धन की कोई लालच नहीं है। बस इतनी कृपा कर दो प्रभु कि 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। उसके लिए मुझे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। लेकिन अभी मैं ये क्या करूं? घर कैसे जाऊं? नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा तो चंदा खाने के बारे में पूछेगी, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उसका उदास चेहरा और उसकी तकलीफ मुझसे ना देखी जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, आज रात यही रुक जाता हूँ। वैसे भी राजू घर आ गया होगा। और वह बाबा प्रेमचंद के बगीचे में रुक जाता है और वहीं लेट जाता है। इधर लता प्रेमचंद से कहती है, क्यों बेचारे गरीब की बद्दुआ ले रहे हो? अगर आपको खाना देना ही नहीं था तो पहली बार मैं ही उसे कह देते। बेचारा खाना मिलने की आस लगाए बार बार आ रहा था और आपने उसके साथ ऐसा किया। तुम चुप रहो। तुम कुछ नहीं जानती। मुझे पता है किस लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और याद रहे, मेरे पीठ पीछे भी घर में से 1 फुटी कौड़ी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर मुझे पता लगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कहती हूँ भगवान का दिया, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन इतना घमंड करना भी ठीक नहीं। कल को अगर आप उसकी जगह होते या फिर आपको किसी चीज की जरूरत होती और कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो आपको कैसा लगेगा? मैं और उस भिखारी की जगह? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। किसी की औकात नहीं है मेरे सामने खड़ी रहने की। मेरे पास इतना है कि मुझे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी से मदद मांगने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना घमंड से बोल रहे हो? देखना, कहीं समय बदल ना जाए और आपको किसी की मदद की जरूरत ना पड़ जाए। तब आपकी भी मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपने कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी को अन्न का दाना या फिर एक ग्लास पानी तक नहीं दिया। अगर सामने वाला आपके मतलब का है तो ही आप उसे पूछते हो, नहीं तो बिना मतलब के तो आप किसी को पानी भी नहीं देती। इतनी कंजूसी और इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, किसी के लिए नहीं बदलूंगा। और हाँ, मुझे घमंड है मेरी धन दौलत का, और घमंड क्यों ना करूं। पूरे गांव में मेरे इतना अमीर आदमी है कोई? तुम बताओ। अगर किसी के पास मेरे इतना धन हो तो? तुम नहीं सुधारने वाले। भगवान न करे आपके ऊपर कोई बुरा समय ना आ जाए। अरे मेरे पास बहुत पैसे हैं। समय आया भी तो मैं उसे चुटकी में निपट लूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो। लता सोचती है, हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि देना। ये बार बार गरीबों का अपमान करते हैं, कभी भी किसी से सीधे मुंह से बात तक नहीं करते। ये तो मेरी बात सुने से रहे। इनका इतना घमंड कहीं इन पर ही भारी ना पड़ जाए। रात में प्रेमचंद बाहर टहलने निकलता है तो उसे अपने बगीचे में वह बाबा दिखाई देते हैं जो बगीचे में सो रहे होते हैं। प्रेमचंद सोचता है,
ये भिखारी अब तक यही है, गया नहीं। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बगीचे में सो रहा है। अभी इसको बताता हूँ। प्रेमचंद गुस्से से उसके पास जाकर बोलता है, अबे ओ भिखारी, उठ यहाँ से। इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे जैसा बेशरम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुझे जाने के लिए कहा था ना। मालिक, मैं तो बस सो रहा था। सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। बस एक रात की बात है मालिक। आज रात इस बगीचे में रुकने की अनुमति दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। अगर तुझे मैंने बगीचे में रुकने दिया तो मुझे और 4 लोग तेरी निगरानी में रखने पड़ेंगे। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे निगरानी की क्या जरूरत? अरे ऐसे कैसे? बिल्कुल निगरानी की जरूरत है। क्या पता तुम मेरे बगीचे में से कुछ चुरा के ले जाओगे तो? तुम चोर निकले तो? मुझे क्या पता, रात में मेरे घर में घुस जाओगे, कोई चीज चुरा लोगे। मालिक, आप मुझे चोर समझ रहे हो? मैं कोई चोर नहीं, बस एक लाचार गरीब हूँ। अरे सारे चोर ऐसे ही कहते हैं कि मैं कोई चोर नहीं। तुम्हारा क्या भरोसा? मैं तो लूट जाऊंगा ना। 1-2 दिन भर बेशरम की तरह मेरे घर में बार बार आ रहे थे। मुझे तो पूरा शक है कि तुम कोई चोर ही हो। इतना सुनाने के बाद भी मेरे बगीचे में पड़े हो। निकाल यहां से, चोर कहीं के। और हां, आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखाना तो तेरे टांगे तोड़ दूंगा। याद रखना, भूलकर भी यहां मत देखना। पास होकर वहां से चला जाता है। प्रेमचंद की बातों से उसके दिल पर बहुत चोट लगती है और सोचता है, हे भगवान, आज लोग मुझे चोर समझ रहे हैं। चोरी करना मेरी नजर में पाप है। मैंने आज तक कभी चोरी के बारे में सोचा भी नहीं, चाहे मुझ पर कितना भी बुरा समय टकरा जाए। मैंने आज तक मेहनत करके खाया है। अगर ना मिला तो मजबूरी में मांग कर खाया है, लेकिन कभी किसी घर में चोरी नहीं की। फिर भी लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। फिर अगले दिन सुबह बाबा अपने घर पहुंचता है तो चंदा उससे कहती है, जी, आप रात भर कहाँ थे? हम कितने परेशान हो रहे थे। क्या बात है? वो चंदा अचानक से मेरा पांव मुड़ गया था। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मालिक ने मुझे अपने घर में ही रोक लिया और खाना भी खिलाया। कहा कि सुबह चले जाना। अभी भी पैर में थोड़ा दर्द है। फिर भी मैं थोड़ी देर में जाकर खाने का बंदोबस्त लगाता हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन मैं क्या करता, आ ही नहीं पाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, कल राजू खाना लेकर आ गया था और दवाई भी लेकर आया। हम दोनों ने खाना खा लिया। आपकी बड़ी चिंता हो रही थी कि आप कहाँ हैं और आपने खाना खाया भी होगा या नहीं। राजू को एक मालिक के पास का काम मिल गया है। बहुत अच्छे मालिक है और कल ही उन्होंने राजू को थोड़े पैसे भी दे दिए हैं। उससे राजू राशन का सामान लेकर आया है। अब आपको कहीं जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है चंदा। आज मैं बहुत खुश हूँ। भले देर से ही सही, लेकिन भगवान हमारे तरफ देख रहा है। क्या करूं? चंदा को कल रात वाली बात बता दूं? नहीं, चंदा अभी खुश है। मैं कल रात वाली बात बताऊंगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। राजू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये तो काम पर चला गया। मैं खाना लगा देती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन प्रेमचंद घोड़े पर सवार होकर अपने आदमी के साथ सैर पर निकलता है। वह जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। प्रेमचंद का घोड़ा आगे आगे चल रहा होता है और उसके लोग पीछे चल रहे होते हैं। प्रेमचंद का घोड़ा उन लोगों से आगे निकल जाता है और एक घन जंगल में पहुंच जाता है। उसके साथ आए हुए लोग पीछे रह जाते हैं और फिर वो लोग सोचते हैं कि अरे ये क्या, मालिक का घोड़ा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मालिक किस रास्ते से चले गए?
अब हमें कैसे पता चलेगा? और यहाँ तो बहुत बड़ा घना जंगल है। सुना है यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। अब हम क्या करें? थोड़ी देर यही रुकते हैं, आगे जाना ठीक नहीं होगा। वह बहुत देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन प्रेमचंद और उसका घोड़ा वापस नहीं आता। फिर वह सोचते हैं, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, नहीं तो जंगली जानवर आ जाएंगे। मालिक की छोड़ो, हमें हमारी जान बचानी है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। पता नहीं वो किस रास्ते से चले गए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई। वैसे भी इसने कभी आज तक किसी की परवाह की है जो हम इसकी करें। इसके जैसा घमंडी और निर्दयी आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। अगर वापस घर आ गया तो बोल देंगे कि हमने आपको बहुत ढूंढा, आप मिले ही नहीं। चलो वापस चलते हैं। फिर दोनों वहां से लौट जाते हैं। घर जाने के बाद लता पूछती है, अरे, तुम्हारे मालिक कहाँ है? तुम दोनों तो उनके साथ ही गए थे ना? क्या हुआ? वो अभी तक लौटे नहीं? मालकिन, उनका घोड़ा बहुत तेज था। वो तो हमसे बहुत आगे निकल चुके थे। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अब तो हमें भी उनकी चिंता हो रही है। लता भी बहुत चिंता में पड़ जाती है। इधर प्रेमचंद एक जंगल में खो जाता है। ये मैं कहाँ फंस गया? यहाँ तो दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वापस कैसे जाऊं? क्या मुसीबत है? जैसे ही प्रेमचंद रास्ता खोजने निकलता है और वापस जाकर देखता है तो उसका घोड़ा उसकी जगह पर नहीं होता, वह भी खो जाता है। प्रेमचंद और भी चिंता में पड़ जाता है। ये क्या, मेरा घोड़ा कहाँ गया? अब क्या करूं? इस घने जंगल में वही तो मेरा साथी था। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा। मेरा इतना महंगा घोड़ा जरूर किसी ने चुरा लिया होगा। आर्य कमबख्त मेरे लोग कहाँ मर गए? मेरे पीछे पीछे तो आ रहे थे। एक बार घर पहुंच जाने दो, उनकी टांगे तोड़ दूंगा। प्रेमचंद बहुत परेशान हो जाता है और फिर रात हो जाती है। जंगल में इधर उधर रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी रास्ता नहीं दिखाई देता। वह बहुत परेशान होकर एक जगह पर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या? हे ऊपर वाले, मेरी कुछ तो मदद कर। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। क्या करूं? कैसे इस जंगल से बाहर निकलूं? अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। कोई तो मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। बहुत देर तक प्रेमचंद राह देखता है, लेकिन कोई नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद दूर से कोई आदमी प्रेमचंद को आता हुआ दिखाई देता है। उसे देख प्रेमचंद की जान में जाना जाती है, बहुत खुश हो जाता है और उस आदमी को आवाज लगाता है। वह लड़का सोचता है, इतनी रात को कौन है? कौन मुझे आवाज लगा रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर देखना होगा, उसकी मदद करनी होगी। वह लड़का प्रेमचंद के पास जाता है और उससे पूछता है, कौन हो भाई? और इतनी रात गए इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? आपको पता है यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। बहुत अच्छा हो गया बेटा, जो तुम मिल गए। तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। तुम्हें देखा तो मेरी जान में जान आ गई, नहीं तो मेरे आज खैर ही नहीं थी। मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरे साथ आए हुए लोग पता नहीं कहाँ रह गए। मैं बहुत देर से यहाँ भटक रहा हूँ। बाहर जाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। कैसे नजर आएगा? जिसको इस जंगल के बारे में से पता है, बस वही यहाँ से बाहर निकल सकता है। यह जंगल बहुत घना है। यहाँ आने की कोई हिम्मत नहीं करता। आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरी तो मति मारी गई थी जो जंगल में घुस गया। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है बेटा। कृपया मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। क्यों नहीं, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। और अभी आपका यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। पास ही में मेरी झोपड़ी है, आप वहां चलिए। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, जल्दी चलिए। फिर वह लड़का
प्रेमचंद को अपने झोपड़ी में ले जाता है और बड़े ही आदर से उनको बैठाता है। आप आराम से बैठिए। आपको बहुत भूख लग रही होगी ना? मैं ही आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, भूख तो बहुत लगी है। फिर वो लड़का प्रेमचंद को खाना देता है। प्रेमचंद उसे पूछता है, तुमने खाना खा लिया? नहीं, माँ ने ये खाना मेरे लिए ही बनाया था, लेकिन आप खा लो। आप मेरे मेहमान हो और मेहमान भगवान समान होते हैं। मेहमान का बहुत सम्मान करना चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे यही शिक्षा दी है। लेकिन बेटा, ये तो तुम्हारे हिस्से का खाना है। मेरे हिस्से का खाना था, लेकिन अब ये आपके हिस्से का हो गया, क्योंकि आप मेरे मेहमान बनकर आए हो। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं भूखा रह लूंगा। पहले तो कई दिनों तक भूखा रह चुका हूं। आज आपके लिए एक दिन भूखा रह लूंगा तो कुछ नहीं होगा। मुझे आदत है। आप खाना खा लीजिए। प्रेमचंद सोच में पड़ जाता है कि इस लड़के के संस्कार कितने अच्छे हैं। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? यह लड़का खुद भूखा रहकर अपने हिस्से का खाना मुझे दे रहा है। किस सोच में पड़ गए साहब? खाना खा लीजिए ना। फिर प्रेमचंद खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वह लड़का प्रेमचंद के लिए बिस्तर लगा देता है। साहब, आप अब घर में सो जाइए, मैं घर के बाहर जाकर सो जाऊंगा। आप आराम से रहिए। बेटा, तुम भी यही सो जाओ। बाहर जाकर क्यों सोना? नहीं साहब, आपको तकलीफ होगी। आप मेरे मेहमान हो। पिताजी को पता चला कि आपकी सेवा में कोई कमी हो गई तो वह मुझे डांटेंगे। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटा? तुम अकेले रहते हो और तुम काम क्या करते हो? साहब, मैं दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाता हूँ और मैं अकेला नहीं रहता। मेरे माता पिता भी मेरे साथ ही रहते हैं। वह मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ गए जहाँ शाम तक आने वाले हैं। तुम्हारा बड़ा एहसान रहा बेटा मुझ पर, नहीं तो आज शायद भी ना होता। अरे साहब, कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। हम इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह बात सुन प्रेमचंद को शर्म से आने लगती है। वह सोचता है, आज तक तो मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। मेरे पास इतनी धन दौलत होने का क्या फायदा? आज इस गरीब लड़के ने मेरी जान बचाई और अपने हिस्से का खाना भी मुझे खिलाया है। मेरे पास तो खाने की कोई कमी नहीं, फिर भी मैंने कभी किसी को ना अन्न का दाना दिया, ना एक फूटी कौड़ी। मुझे आज अपने आप पर शर्म आ रही है। इधर लता बहुत परेशान हो जाती है। बहुत से लोग प्रेमचंद की तलाश में लग जाते हैं। फिर अगली सुबह, साहब, आपको रात में नींद तो अच्छे से आई ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। कल दिन भर भटकते भटकते बहुत थक गया था। कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। मुझे तो बहुत सुकून की नींद आई। अच्छा ठीक है साहब, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। प्रेमचंद चाय पीने लगता है। फिर वह लड़का प्रेमचंद से पूछता है, और बताइए साहब, आपकी और क्या सेवा करूं? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बेटा। तुम्हारा यही उपकार तो मैं कभी नहीं चुका सकता। और मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम यही रहते हो तो जंगल के बारे में तुम्हें सब कुछ पता होगा। मेरा एक घोड़ा लापता हो गया। उसे ढूंढ कर ला दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। आप चिंता मत कीजिए साहब, मुझे जंगल का चप्पा चप्पा पता है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर वो लड़का घोड़े की तलाश में निकल पड़ता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उस लड़के को घोड़ा मिल जाता है। उसे लेकर वह घर जाता है। घोड़े को देखते ही प्रेमचंद बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, जियो बेटे जियो। आखिर ये घोड़ा तुम्हें मिल ही गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस शब्द में तुम्हारा शुक्रिया करूं।
अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं साहब, आपकी जरूरतों का ध्यान रखना, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा फर्ज है। आखिर आप मेरे मेहमान जो ठहरे। आप थोड़ी देर रुकिए साहब, मैं एक घोड़े के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। पता नहीं बेचारा कल से भूखा होगा, कुछ खाया भी होगा या नहीं। प्रेमचंद सोच में पड़ जाता है। इस जानवर से भी इस लड़के को इतना लगाव कि उसे इसकी इतनी फिक्र हो रही है। आज तक तो मैंने इतनी फिक्र कभी किसी इंसान की भी नहीं की। इसको मेरे घोड़े की भी चिंता हो रही है। ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई कि मेरे घोड़े ने कुछ खाया होगा या नहीं। सच में धन्य है इसके माँ बाप जिसने इसको इतने अच्छे संस्कार दिए। अब तो मैं इसके पिताजी से मिलकर ही जाना चाहूंगा। सुनो बेटे, तुम्हारे माता पिता आज आने वाले हैं ना? उनके आने तक मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? अरे तकलीफ की क्या बात है साहब, आपका जितना मन करे आप उतना रुकिए। फिर थोड़ी ही देर में उस लड़के के माता पिता वहां पर आ जाते हैं। साहब ये मेरे पिताजी है। पिताजी ये हमारे मेहमान हैं। और सारी घटना बताता है। उस लड़के के पिताजी को देख प्रेमचंद को धक्का सा लगता है। शर्म से उसकी आंखें झुक जाती हैं। सोचता है, ये तो वही भिखारी है जो उस दिन मेरे घर बार बार भीख मांगने आ रहा था और मैंने उसे भगा दिया। यहाँ तक कि मैंने उसे अपने बगीचे से भी अपमानित करके भगाया था। अरे साहब आप? अरे राजू, मैं इनको जानता हूँ। तुम नहीं जानते, ये बहुत बड़े साहब है, बहुत अमीर है। तुम ही इनका अच्छे से ख्याल तो रखा ना। आप बताइए साहब, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अगर मेरे बेटे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। और अमीर में नहीं तुम हो, मैं तो बस धन से अमीर हूं। कर्म से तो तुम अमीर हो। आज मैं अपने आप को तुम्हारे सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। मुझे मेरे दौलत का बहुत घमंड था, लेकिन आज मेरा घमंड चकनाचूर हो गया। आज मेरी जान मेरी दौलत में कहीं नहीं तुम्हारे दिए गए संस्कार ने बचाई है। तुम्हारे बेटे ने मेरी जान बचाई और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। अरे साहब, ये क्या कह रहे हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप ऐसा मत कहिए। आप इतने बड़े आदमी होकर मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुमने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारे बेटे ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मना मत करना। मैं तुम्हारे बेटे को अपने यहाँ नौकरी पर रखना चाहता हूँ। मैं उससे इतनी अच्छी तनख्वाह दूंगा कि तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तुम्हें कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। और हाँ, तुम्हें इस झोपड़ी में नहीं रहोगे। मेरे 2-3 मकान ऐसे ही पड़े हैं। उनमें से एक मकान में तुम्हें दे दूंगा, तुम उसमें रहना। अरे नहीं साहब, हम यहाँ ही ठीक है। मना मत करना, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे लगेगा कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। अगर सच में तुमने मुझे माफ कर दिया है तो मेरी बात मान लो और मेरे साथ चलो। फिर वह बाबा उसकी बात मान लेते हैं और बड़े ही आराम से नए घर में रहने लगते हैं। और राजू भी प्रेमचंद के यहाँ काम करने लगता है और प्रेमचंद उस दिन से सुधार जाता है। वह लोगों का आदर करने लगता है। फिर एक दिन एक साधु बाबा प्रेमचंद के घर आते हैं। प्रेमचंद उन साधु बाबा को आदर सम्मान के साथ स्वागत करता है। उन साधु बाबा के लिए भोजन की व्यवस्था करता है और उनको कुछ अनाज दान करके उनको सम्मान के साथ विदा करता है। प्रेमचंद का यह आचरण और स्वभाव देखकर उसकी पत्नी लता बहुत खुश होती है।